हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 11 संसद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 83 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सिंपल सा सवाल है कि लोकसभा का यदि आप सांसद बनना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। सही आंसर होगा यहाँ पे 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु की जो सीमा होती है वो 25 वर्ष की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र डैश ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ये है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है भरा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा भरा जा सकता है जिसका किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में लिस्टेड है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। ठीक है, सवाल सिंपल सा है कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई प्रत्याशी को अगर यदि उसका कितना वैलिड वोट प्राप्त नहीं होगा तो वो अपना जमानत खो देगा। कितना, वैलिड वोट का 1/3 या फिर वैलिड वोट का 1/4 या फिर वैलिड वोट का 1/6। तो ध्यान रखिएगा, वैलिड वोट का 1/6 इसका सही आंसर होगा। मान लेते हैं कि टोटल वैलिड वोट जो है वो 60 है, तो कोई किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 10 वोट मिलना जरूरी है। अगर 10 वोट अगर उनको नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यथावत बना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 2026 तक। ठीक है, वर्ष 2026 तक बना रहेगा, उसके बाद फिर से निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितना, 547, 545, 552 या फिर 550। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा 550। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। सवाल है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। 31वें संशोधन ने, 35वें संशोधन ने या फिर 42वें संशोधन ने या फिर 45वें संशोधन ने। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे 31वें संशोधन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा की वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 541, 543, 444 या फिर 545। सही आंसर होगा यहाँ पे 543। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। सवाल है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। 1951 में, 1955 में, वर्ष 1964 में या फिर वर्ष 1956 में। सही आंसर होगा वर्ष 1955 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा थोड़ा सा इस सवाल में देखिएगा, इसे बताना भूल गए कि ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देखा अभी कि टोटल कितना है, 545 है। तो दो कहाँ गए, दो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि अभी 2019 में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 126वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो मनोनीत किए जाते थे दो एंग्लो इंडियन जो होते थे
उनको अभी रद्द कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। अब उनको जो आरक्षण जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे अब वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कब? 2019 में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस आधार पर? 1951 की जनगणना पर, या फिर 1961 की जनगणना पर, या फिर 1971 की जनगणना पर, या फिर 1981 की जनगणना पर। तो ध्यान रखिएगा 1971 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा में देखते हैं जो राज्यों के लिए जो स्थान आवंटित किए गए हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो 9 का यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे सवाल ये था, है ना, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित था 1971 की जनगणना पर। तो जनगणना किस चीज़ का? जनसंख्या का। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में राज्यों का किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसीलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना, एक क्वेश्चन था जो कि जो आवंटन किया गया था 1971 की जो जनगणना पर आधारित था, जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे हम लोग शायद। हाँ, ये है ना 1971 देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 2026 तक। ठीक है, फिर 2026 तक। तो एक्चुअली में क्या होगा कि 1971 से फिर 2026 में इसे मतलब कि ये है कि चेंज करने की क्या हो सकता है, क्यों पड़ेगी? क्योंकि देखेंगे कि 1971 के बाद जनसंख्या में काफ़ी बदलाव आ चुका होगा। ठीक है, तो ज़रूरत होगा हमें क्या करना, फिर से जो सीटें हैं वो आवंटन करना। राइट, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है? सवाल है किस राज्य के लिए एसटी और एससी जो जनजाति होते हैं ना उनके लिए आरक्षण है ही नहीं वहाँ पे। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू तथा कश्मीर है, मेघालय है, या फिर उपरोक्त में से सभी है? तो ध्यान रखिएगा इन सभी जगह पर एसटी एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, चाहे मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू तथा कश्मीर हो। ठीक है, इन सभी राज्यों में देखेंगे कि एसटी और एससी का आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? सवाल है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59 है, 69 है, 79 है, या फिर 84 है? सही आंसर होगा 84। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोकसभा में शेड्यूल जो कास्ट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो स्थानों की जो संख्या वो है 84। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल और भी आ सकता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, ये तो हुआ एससी के लिए। एसटी के लिए कितना है? तो ध्यान रखना एसटी के लिए 47 है। कितना? 47 यानी 47 सीटें। ठीक है, ध्यान रखिएगा 47 सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? सवाल है कि लोकसभा में जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं यानी कि एसटी होते हैं उनके लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला सवाल है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सवाल है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा वर्ष में कम से कम 2 बार। ठीक है, सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम वर्ष में कम से कम 2 बार। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा कि साल में कम से कम अधिकतम सत्र जो बुलाए जाते हैं वो 6 महीने पे बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो 6 में दूनी 12, तो 12 महीने में कम से कम 2 तो हो जाएगा।
हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330, 331, 332, 333। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर 330 है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, सवाल सिंपल सा है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, तो उस समुदाय से सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं उनकी शक्ति जो है मनोनीत करने का उनके पास है। तो इसका जो सही आंसर है वो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध या फिर पारसी? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन, आंग्ल भारतीय। ठीक है, एंग्लो इंडियन। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं डिटेल्स। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय हेतु आरक्षित स्थानों के प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा 333। ठीक है, अनुच्छेद 333, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर? ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब से स्पीकर के चुनाव की संभावना हो, या फिर केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं? ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी जो करंट का जो क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर जो पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में अभी जो नए बने हैं प्रोटेम स्पीकर, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है भर्तृहरि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि महताब। ठीक है, ये नए बने एकदम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? यहाँ पे जो ग्रुप दिया गया है उसमें बताना है कि लोकसभा में किनका सिर्फ एक सीट है। ऑप्शन में है गोवा, मेघालय, नागालैंड, या फिर मणिपुर, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, या फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, या फिर चंडीगढ़, सिक्किम या मिजोरम? तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इन सभी का लोकसभा में एक एक सीट है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है गणपूर्ति। ठीक है, ये गणपूर्ति क्या है? ध्यान रखिएगा कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर बैठक के संचालन करना है तो कम से कम 1/10 सदस्य वहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा में 245 सीट है
ठीक है। तो इसका 1/10 निकालिएगा तो कितना निकलेगा 24.5, ठीक है। तो इसका मतलब मोटा मोटी लेके चल सकते हैं 25, तो 25 सदस्य वहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बैठक का संचालन करना है तो कम से कम 25 सदस्य होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरीके से 545 का आप निकालें 1/10, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा लगभग 55, तो 55 सदस्य वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। नेक्स्ट है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ध्यान रखना है आपको, सी ऑप्शन सही होगा, संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो संसद के दोनों सदनों में है। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, कब की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इन सभी के द्वारा बैठक समाप्त की जा सकती हैं, चाहे स्थगन हो, चाहे सत्रावसान हो, चाहे विघटन हो, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री या राष्ट्रपति? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। सवाल है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, आंध्र प्रदेश को, बिहार को, और महाराष्ट्र को या फिर पश्चिम बंगाल को? ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र को, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन महाराष्ट्र को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि लोकसभा में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सीटें हैं वो कितना है 80 है, जबकि महाराष्ट्र को कितना है 48 है, ठीक है, और बिहार का कितना है 40 है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25 सीटें, कितना 25 सीटें, ठीक है। जबकि वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें हम तो वेस्ट बंगाल में आपका होगा आई थिंक ठीक है 42, ठीक है, वेस्ट बंगाल का 42 है, जबकि महाराष्ट्र का 48 है, तो जो दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर तो आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश है जिसके पास 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, और बिहार का तो 40 है जो कि फेमस है। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? सही आंसर होगा चयनित किया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको चयनित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, सवाल है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना कास्टिंग जो वोट होता है, कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, या जब वोट बराबर हो? तो ध्यान रखिएगा जब वोट बराबर होता है तो ये अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे कि कास्टिंग वोट का जो शुद्ध हिंदी होता है वो क्या होता है? निर्णायक वोट होता है, ठीक है। तो ये स्थिति कब आती है? जब वोट बराबर हो जाए, तो ये अपना लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सवाल है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मांगवलकर, हुकुम सिंह, बीडी जती या फिर बीवी गिरी? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात करें फिलहाल हम लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में भी नहीं चुना गया है। इससे पहले कौन थे? ओम बिरला जी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनसे पहले ओम बिरला थे। अभी तो प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब जी को, ठीक है। तो वो अभी फिलहाल जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक वो प्रोटेम स्पीकर का अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ध्यान रखिएगा दिए गए ऑप्शन में पी एस संगमा हो सही आंसर होगा, ठीक है।
डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। सवाल है, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा डी ऑप्शन, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो ध्यान रखना है आपको, विद्युतीय वाचन में। ठीक है, द्वितीय वाचन में, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि लोकसभा में द्वितीय वाचन में विधेयक पर आम बहस के स्तर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, या फिर मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, या अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, धन या जो वित्त विधेयक होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस बात धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। और साथ साथ बात करें मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है उनकी जनसंख्या के अनुपात पर। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। 50 में, यानी कि 1950 में, 1951 में, 1952 में, या 1953 में। ध्यान रखिएगा 1952 इसका सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 37 नंबर होगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितनी है। लोकसभा के लिए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 25 वर्ष जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है। तो ध्यान रखना है 30 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। पहला दिया है, यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यह भंग कभी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसकी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है, 6 वर्षों का होता है। थर्ड में दिया है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। फोर्थ में दिया है कि इसके सदस्य जो है वो 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ठीक है, तो 25 वर्ष से नहीं 30 वर्ष होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सही कौन कौन सा दिखा, तो पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना कि यह भंग नहीं की जा सकती, यह भंग इसलिए भी नहीं होता क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस देखेंगे ये कभी भी इसका जो होता है ये विघटन कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो राज्यसभा है उसका कभी भंग नहीं की जा सकती हैं। सिर्फ सदस्यों के क्या होता है 1/3 जो होता है हर 2 वर्षों पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 1 और 3 सही था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा, सवाल है राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12 या 20? तो ध्यान रखना है 12 इसका सही आंसर है। ठीक है, साथ ही ध्यान रखना है कि अगर बात करें हम लोकसभा में तो वहाँ पे 2 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, लेकिन 2019 में जो आया था 104वां संविधान संशोधन, तो वहाँ पे उनको हटा दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा है कि यहाँ सही नहीं, ये बताना है आपको। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे सही है, सिर्फ डी ऑप्शन गलत है यहाँ। ठीक है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकता है, ये गलत है। ठीक है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये कथन गलत है, बाकी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग, सभी सही है। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती हैं। ये सभी कथन सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा 249। ठीक है, आर्टिकल 249। ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? सही आंसर होगा यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। अब आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सवाल है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सही आंसर होगा मंत्री, जो राज्यसभा का सदस्य हो। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर यदि मान लेते हैं कि राज्यसभा का सदस्य तो है, लेकिन उसे मंत्री भी बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, कोई भी मंत्री पद उसको दे दिया गया है, लेकिन वो सदस्य राज्यसभा का है, तो वो उसमें देखेंगे कि कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, या फिर इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है? सही आंसर होगा इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है 4वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी सूचियों के बारे में हमने डिटेल से जब हम पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था, वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिटेल्स मैंने बताया रखा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इससे विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, या फिर लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, या फिर लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, या फिर डी ऑप्शन में है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यसभा में स्थान के आवंटन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, राज्यसभा के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
कि आंध्र प्रदेश में जो है दिया हुआ 18 स्थान, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 11 सीटें देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने बताया भी था वहाँ पे, नहीं वहाँ तो हमने लोकसभा के बारे में बताया था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी देखेंगे उड़ीसा में 10 सीटें, ठीक है, तमिलनाडु में 18, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 सीटें, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है वो है ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स में दिया रखा है कि आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की 25 एवं राज्यसभा के लिए 11 स्थान यानी सीटें आवंटित हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की 25 एवं राज्यसभा के लिए 11 स्थान सीटें आवंटित हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। बताना है आपको कि प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो याद रखना है आपको ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ है, जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला, देविका रानी। सही आंसर है नरगिस दत्त। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सवाल है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, या एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ठीक है, ध्यान रखना है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो यह ध्यान रखना है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? पहले बता चुके हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 6 महीना। ठीक है, और कम से कम एक साल में कितने सत्र बुलाने जरूरी है? 2 सत्र, क्योंकि 6 महीना पर एक और फिर 6 महीना पर एक, साल में 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, या फिर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या फिर एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद जो 87 है, आर्टिकल 87 है, उसमें कहता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा दिया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संसद जो है वो राष्ट्रपति और 2 सदन, मतलब कि अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, मतलब कि उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो इनसे मिलकर के बनेगी। बताना यहाँ पे दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर कोई एक सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का कथन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। बात करें हम, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी सही है। और संसद राष्ट्रपति, जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 बाकी सदनों से मिलकर के बनेगा, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये संसद बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संसद निर्मित होती है। वही सवाल यहाँ पे जो था 52 वाला है ना, उसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। तो भारत में संसद निर्मित होती है किससे? राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, अर्थात 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ध्यान रखिएगा, संसद बना सकता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 55 नंबर, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा या फिर अध्यक्ष राज्यसभा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सभी शामिल होते हैं, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे अध्यक्ष लोकसभा का हो, चाहे उपाध्यक्ष लोकसभा का हो, या फिर महासचिव लोकसभा का हो, या फिर अध्यक्ष राज्यसभा का हो।
नेक्स्ट है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना दिन तक? अगर 60 दिन तक रहता है तो, या फिर लगातार 90 दिन तक रहता है तो, या फिर 120 दिन लगातार रहता है तो, या फिर लगातार 150 दिन रहता है तो ध्यान रखिएगा कि अगर यदि कोई भी सदस्य संसद का हो या विधानसभा का हो, अगर यदि बिना सूचित किए हुए 60 दिन से ज़्यादा अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द समझी जाती है या फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 117? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 105। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सवाल सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, या फिर अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार? सही आंसर होगा साक्षी, जो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी विशेषाधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो ध्यान रखिएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ठीक है, तो 60 का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस आर्टिकल के तहत? तो ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 253। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है, सवाल है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक। सवाल है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती हैं जब तक, ऑप्शन में दिया, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, या फिर 2 ऑप्शन में है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, या फिर विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। सही आंसर होगा यहाँ पे देखिएगा, तो जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, राज्यसभा, जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो, या फिर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्षत्याग, अंतरप्रदन या फिर बैठ जाना? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा बैठ जाना, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल
संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या फिर स्विट्ज़रलैंड की? सही आंसर हो जाएगा भारत की। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि शून्यकाल होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सदन में प्रश्नकाल के बाद, ठीक है, जब प्रश्नकाल होता है ना, तो ठीक उसके बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के जो बीच में चलता है उसे शून्यकाल कहते हैं। अर्थात 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल का होता है, यानी प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा जो होता है वो शून्यकाल का होता है। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न जो सूचना होता है वो पहले देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें तत्काल प्रश्न जो होता है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 64 का जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल के लिए 2 घंटे। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है 1 घंटा। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 घंटा के लिए होता है, जो हमने बताया कि 12 से 1 के बीच में होता है। अगला सवाल है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, अभी हमने बताया क्या होता है, बताइए जरा। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर प्रश्न उत्तर सत्र। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न उत्तर सत्र होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सही जो होगा वो प्रश्न उत्तर ही होगा। ठीक है, और ये प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है और इसमें पहले से सूचित करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितना दिन तक रोक सकती है? तो कॉमन सा क्वेश्चन है, 14 डेज। ठीक है, कितना? 14 दिन, 14 दिन तक रोक सकती हैं अधिक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, 4 से कौन सा कथन सही ये बताना है आपको। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है, ये लोकसभा में होता है ना। बी में दिया है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा भी है कि कौन सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन में जैसे दिया है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और डी में दिया है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो ध्यान रखिएगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? अगर आपको रिजर्व जो होता है ना, रिजर्व फंड, उससे अगर आपको धन निकालना है तो किसका अनुमति जरूरी है? ठीक है, किसका अनुमोदन अनिवार्य है ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। आसान सा सवाल है, भारत का संसद इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, भारत की संसद की जो है अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? पहला है जो ऑप्शन दिया है, वे ऋण है जो भारत सरकार को चुकाने हैं, ये सही है। बाकी है यहाँ पे बी ऑप्शन में कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ये गलत है। ठीक है, ये अनिवार्य रूप से व्यय भार नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ये सही है। राज्यसभा उपाध्यक्ष के भत्ते, ये भी सही है, बी गलत है यहाँ। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, या संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सवाल है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं हैं? पहला ऑप्शन दिया है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। बिल्कुल सही है। ठीक है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में है, संसद को समेकित निधि पर पारिभाषित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ये गलत है। ठीक है, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। सी में दिया है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। गलत किया है यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, या फिर उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट है, लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, या राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या फिर निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा डी ऑप्शन। लेखा अनुदान क्या है? तो यह है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, ये है वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर है यहाँ पे कि जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट के पारित होने की आशा नहीं होती। ठीक है, संसद में लेखा के लिए वोट की आवश्यकता कब होती है? जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट के पारित होने की आशा नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? सवाल है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या फिर कटौती प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव। सही आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, सवाल क्या है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्ट है सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या है कि सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु ये लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट है, 81 नंबर क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या उपरोक्त में से सभी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा निदेशक। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे निदेशक, प्रबंधक, सचिव, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर,
जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या फिर संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन एंड दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत पर, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा संसद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 83 MCQ जो संसद से संबंधित था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।